जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सबों का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल जिमा सारथी यूट्यूब चैनल में। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि आज इस क्लास में हम लोग फिर क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर इतिहास का, यानी हमारे चैप्टर का नाम है ईंटें मनके त अस्थियाँ। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाइए और तुरंत जाके पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। हमारा वीडियो जो होता है, हमारी वीडियो की विशेषता ये है कि अगर आप हमारे वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्न को आप हिट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जाइए और पहले इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो के पहले पार्ट 1 वीडियो देखने के बाद आप पुनः इस वीडियो पर आइएगा और देखिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बता चुके थे, ईंट के जो प्रकार था, ईंट के प्रकार के बारे में, यानी वहाँ जो ईंटें थी वह 4 प्रकार की ईंटें पाई गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन सा ईंटें पाया गया था? तो पहला था आयताकार ईंटें, यानी आयताकार ईंट पाया गया था। ठीक है, इसके बाद एक एल साइड का ईंट पाई गई थी। अब भाई बात रहा कि जो एल साइड का ईंट था मेरे प्यारे बच्चों, जो एल साइड का ईंट था, इन ईंट का प्रयोग कहाँ करते थे? जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते समय देखिए कोना में एल जैसे आता है ना, तो यहीं इस कोने पे एल साइज की ईंटें का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तीसरा नंबर पर जो ईंटें था वह नोकेदार ईंट था, यानी चौकीला जिसको बोल सकते हैं, नुकीला बोल सकते हैं। और नोकेदार जो ईंटें था, जैसे अभी जो ईंटें हम लोग के समय में जो अधिक फक जाता है, झब्बेदार जो हो जाता है, इसी ईंट को नोकेदार ईंट बोलते हैं। और इस ईंट का प्रयोग प्रायः कहाँ किया जाता था? इस ईंट का प्रायः उपयोग कुओं में किया था, कुआं बांधने में इस ईंट का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद आता है एक टी प्रकार का ईंटें। जो टी प्रकार के जो ईंटें था, इनका उपयोग सीढ़ियाँ बनाने के लिए जाता है। जैसे सीढ़ी होता है ना, इस प्रकार सीढ़ी बड़ा होता है, तो टी प्रकार जो ईंटें थी वह सीढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता था। अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श कालीबंगा में मिला है। ठीक है, चलिए, ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। जैसे आजकल के जो ईंटें होता है ना, उसमें कोई DK तो कोई SK तो और भी तरह तरह के अपने एक लोगो बनाता है। तो इसी प्रकार उस समय की जो ईंटें थे ना, उस समय की ईंटें में क्या बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो उस समय की ईंटों में बनाया गया था, क्या बनाया गया था? तो उस समय की ईंटों में बनाया गया था ईंट बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान। और यह चंदोड़ों में सभ्यता से मिला। और यह जो ईंटें हैं वह चंदोड़ों सभ्यता से मिला हुआ है। तो चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन। अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन जो था, सामाजिक संगठन, सभी मिलजुल कर रहते थे। उनके भोजन के बारे में देखना है, वस्त्र, आभूषण व सौंदर्य प्रदर्शन, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मृतक कर्म और चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन सभी को एक एक करके व्याख्या करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं, ताकि हमारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न एक भी नहीं छूटे। आने सभी प्रश्न को हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, सही प्रश्न को हम लोग हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समझिए कर इस बिंदु को। तो दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन। तो सबसे पहले समझिए कि सामाजिक संगठन जो होता है ना, सामाजिक संगठन का मतलब होता है आपस में मिलजुल कर रहना। तो इतिहासकार गार्नर चाइल्ड ने समाज को 4 भागों में बांटा था। हड़प्पा सभ्यता जो था, वहाँ के इतिहासकार जो थे गार्नर चाइल्ड, उन्होंने समाज को 4 भागों में बांटा था। समाज को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। ये समाज क्या किया? 4 भाग में क्या था? एक भाग में रखा गया शिक्षित वर्ग, एक भाग में रखा गया शिक्षित वर्ग। और शिक्षित वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं? तो पुरोहित आता है, चिकित्सा आता है, जादूगर, ज्योतिष, वकील, शिक्षक, ये सब किस में आते हैं? शिक्षित वर्ग में। और दूसरा जो था वह जोधा का मतलब होता है लड़ाई करने वाला। तो लड़ाई कौन करेगा? तो लड़ाई करने वाला सैनिक था। इसके बाद कौन था? इन पुष्टि दुर्गों में उपस्थित अवशेष से मिले हैं। इसके बाद तीसरा जो था वह व्यापारिक व दस्ताकार। अब व्यापारिक
व्यापारिक उसको बोलते हैं जो किसी सामान को बेचता है, खरीदता है, यानी व्यापार करने वाले लोग, व्यापारिक में आता था। दस्तकार बोलते हैं जो बुनकर होता है, जो स्वर्णकार हो गया, ये सब क्या हो गया, दस्तकार। और चौथा भाग जो है वह श्रमिक व कृषक आता था, यानी किसान आते थे, मजदूर आते थे। मजदूर में टोकरी बनाने वाले लोग था, मछली मारने वाले लोग था, मजदूरी करने वाले लोग थे, और किसान यानी खेती करने वाले लोग थे। तो ये सब जो था वह हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक संगठन में आते थे, और ये सभी जो था लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। चलिए अगला टॉपिक हम सबों के बीच में है हड़प्पा सभ्यता में भोजन। तो हड़प्पा, अब इसमें देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे लोग क्या क्या खाते थे, क्या क्या खाना पसंद करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं चावल, जो तेल मटर सब्जियां, और मांसाहारी मतलब मीट मछली खाना पसंद करते थे। तो मीट मछली में क्या क्या खाता था, कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर और मछली का मांस इत्यादि खाते थे। तो हम लोग इस बिंदु से यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी थे और सर्वाहारी भी कुछ थे। वे लोग गेहूं चावल, जो तेल मटर सब्जियां आदि खाया करते थे, और मांसाहारी कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर व मछली खाया करते थे। इतना ही नहीं, इस काल के लोग जो था वह फलों को भी खाया करता था। तो फल में क्या क्या खाते थे, खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का क्या करते थे, चित्रण किया जाता था, इसके विश्लेषण किया जाता था, इन फलों का उपयोग करते थे खाने के लिए। इसके बाद अगला है, इस प्रकार हम हड़प्पा वासी मांसा व शाकाहारी दोनों ही थे। आ तो इसको हम लोग शाकाहारी कर दें, या मांसाहारी कर दें, आ तो सर्वाहारी कर दें। तो तीनों प्रकार के लोग इस सभ्यता में पाया गया था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र, यानी वे लोग वस्त्र किस प्रकार के पहनते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग था वह ऋतुओं के अनुसार, जैसे अभी हम लोग ऋतु के अनुसार कपड़े पहनते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ठंड आता है तो हम लोग स्वेटर ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जब गर्मी आती है तो हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, अब वर्षा का समय आ गया तो हम लोग बरसाती कपड़ा पहनेंगे। तो इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग भी मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन करते थे, कपड़ों को पहनते थे। महिलाओं और पुरुष के वस्त्र में भिन्नता पाई जाती है। जिस प्रकार अभी के समय में जो स्त्री है और जो पुरुष है, इन दोनों के कपड़ों में भिन्नता पाई जाती है। चलिए कुछ अपवाद में है, जैसे जीन्स है सबको ही पहन लेता है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं, शहरी क्षेत्रों के लिए, तो इसको यहाँ नहीं लाना है, ठीक है। जैसे भिन्नता पाई गई है, जैसे जो पुरुष है वह शर्ट, जीन्स, पैंट, धोती, कुर्ता पहनती है, और वो लोग साड़ी पहनती है, सूट पहनती है। अब आप कहेंगे कि जीन्स जो है ना वह स्त्री भी पहनती है और पुरुष भी, तो क्या ये कोई बात नहीं हुआ, यह अपवाद में है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, और जो जीन्स है ना वो पुरुषों पर ही अच्छा लगता है, ना कि स्त्रियों पर, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। चलिए, तो जो उस समय के जो लोग थे वे क्या क्या पहना करते थे, तो पुरुषों में धोती, पगड़ी, कुर्ता, और महिला में घाघरा और साड़ी पहनती थी। और यही वस्त्र जो है ना एक अच्छा वस्त्र है। साड़ी घाघरा स्त्रियों के लिए सूटेबल है, ना कि जीन्स, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद आया है, कहता है नोट, चंदूड़ों से प्राप्त मूर्ति में पगड़ी मिली। अब पगड़ी का जो अवशेष है ना, पगड़ी की जानकारी कहाँ से मिला है, तो चंदूड़ों से मिला है। कहाँ से मिला है, चंदूड़ों से मिला है। एक मूर्ति पाया गया था ना, तो मूर्ति में ही पगड़ी माना गया है। फिर हड़प्पा सभ्यता में आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन। अब पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, क्या वे लोग आभूषण के बारे में जानते थे, वे लोग आभूषण पहनते थे, क्या वे लोग आभूषण पहनते थे। तो चलिए देखते हैं। तो स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण, जिस प्रकार अभी स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते हैं ना, जैसे अंगूठी, चेन, सिकरी, तो इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी लोग स्त्री और पुरुष दोनों क्या पहना करते थे, आभूषण पहना करते थे, आभूषण पहना करते थे। वह दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री का प्रयोग करते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद जो हम लोग क्या अपने बाह पर पहनते हैं। धनी लोग हाथों में सोने से कीमती धातु के आभूषण पहनते थे, जबकि सामान्य लोग तांबे, कांसा, हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। यानी जो लोग अमीर थे वह सोने चांदी से बने आभूषण का प्रयोग करते थे, और जैसे अभी के समय में जो लोग अमीर हैं वे तो सोने चांदी का प्रयोग ही करते हैं, लेकिन जो लोग
लोग गरीब हैं वे क्या पहनते हैं, गिल्लट का पहनते हैं। तो इसी प्रकार उस समय में जो अमीर था वह सोने का आभूषण पहना करता था, लेकिन जो लोग गरीब था वह क्या पहनते थे, तो हड्डियों से बना हुआ वस्त्र, हड्डियों से बना हुआ आभूषण पहनते थे, और क्या, तांबे और कांसा से बना वस्त्र आभूषण पहनते थे। ठीक है, तो चलिए अगला है हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन। अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे। जैसे आज के लोगों का मनोरंजन का साधन क्या हो गया, तो कुछ लोगों का तो खेल है आउटडोर, कुछ लोगों का इंडोर गेम है। जैसे देखिए आजकल के बात करें ना, तो अधिकांश बच्चों का जो फेवरेट जो गेम हो गया है वह फेवरेट गेम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर देखेंगे कि आज के समय में जो लोगों का जो मनोरंजन के जो साधन हो गया है, तो अधिकांशतः सभी लोगों का मनोरंजन का साधन हो गया है मोबाइल। सभी लोग आजकल खाली समय में मोबाइल चलाना पसंद करते थे, लेकिन उस समय में लोग का जो मनोरंजन साधन था वह क्या था, तो उस समय के लोगों का जो मनोरंजन के साधन थे वह था मछली पकड़ना। यानी लोग शौक से मछली पकड़ने जाया करता था, शिकार करने के लिए जाते थे, जानवरों की दौड़ लगाते थे, झुनझुने, सीटियाँ तथा संतरज के खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियां से खेल खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, जैसे हम लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं और क्या खेलते थे, गुल्ली खेलते हैं, तो उसी प्रकार उस लोग पत्थर से सीप की गोलियों से गुल्ली खेलते थे। और खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ियाँ, तो खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ियाँ, 2 पहिए वाले तांबे का रथ मिला है। नत्यांगन की मूर्ति भी मिली है, जिसमें पता चलता है कि हड़प्पा वासी भी नाच गाना करते थे। जिस प्रकार अभी के समय में ऑर्केस्ट्रा चलता है, तो उस समय भी नाच गान लोगों का चलता था। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अभी जो अश्लीलता फैल गई ना हमारे समाज में, उसमें अश्लीलता नहीं थी, अच्छे अच्छे गाना बजाया जाता था। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं प्रौद्योगिकी के बारे में दिया गया है। प्रौद्योगिकी के बारे में क्या दिया है कि वे कर्म का निर्माण करते थे, वे धातु कर्म का निर्माण करते थे, अयस्कों से धातु अलग करते थे, जो अयस्क था उससे धातुओं को अलग करते थे, मिश्रित धातु का भी निर्माण करते थे। और क्या करते थे, मिश्रित धातु का निर्माण करते थे, जिस तांबे व चांदी व टीन मिलाकर कांसा बनता था। अब मिश्रित धातु के अंदर क्या आता है, जैसे कांसा अगर बनाना है, जैसे हम लोग को कांसा बनाना है, तो कांसा बनाने के लिए क्या करते हैं, तांबे और चांदी का उपयोग। जैसे देखिए कुछ लोग खाना बदोश जो अभी के समय में है, जो गाँव घूर के जो टेंट में लगा कर आते हैं, वे लोग क्या करते हैं, कांसे का निर्माण करते हैं। अगर आपको कभी देखना है ना, तो आपके गांव में अगर कभी खाना बदोश लोग आते हैं, तो आप जाकर उसके पास आराम से बैठ के देख सकते हैं। वे लोग क्या करते हैं, टीन लेते हैं और तांबा लेते हैं, दोनों को पहले आग पर उसको गलाया जाता है, और गलाने के बाद दोनों को मिश्रित करके कांसा का निर्माण किया जाता है। ऐसे की आपूर्ति राजस्थान प्रांत के खेड़े झुनझुन व बिहार प्रांत में हजारीबाग से करते थे। हाजरीबाग चमकर पत्थर के बाट व नालिकार बम बनाते थे, वे लोग बम भी बनाते थे। बम किससे, चकमक पत्थर के बॉट व नालिकार से बम बनाते थे। ठीक है, चलिए अगला हड़प्पा सभ्यता में मृतक क्रम, अंत्योष्टि क्रिया, जैसे हम लोग भोज बोलते हैं जिसको, अगर कोई व्यक्ति मरता है तो भोज भात करना पड़ता है, तो वह जो हड़प्पा से जो मृतक क्रम था, अंत्योष्टि क्रिया थी, वह किस प्रकार की थी यह देखना है। तो हड़प्पा कालीन नगरों मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़क्का, कालीबंगा आदि में शमशान के अवशेष मिले हैं। जैसे अगर हमारे समाज में अभी कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कहीं नदी में ले जाकर, हिंदू धर्म में नदी पर ले जाकर उसको जलाया जाता है, और अगर मुस्लिम धर्म का है तो उसे दफनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ उस समय क्या करते थे लोग, शमशान में ले जाया करता था। अब यह तो क्लियर नहीं है कि वे लोग जलाते थे या दफनाते थे, या तो यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन वे लोग भी इस प्रकार के क्रियाक्रम किया करते थे। अब इसका हम लोग कैसे जानते हैं, तो जब हमारे इतिहासकारों ने इसका खोज किया तो इसका साक्ष्य मिला है। तो यह साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से,
बनावली से, हड़प्पा से, कालीबंगा से। और यहाँ किसका अवशेष मिला है, किसका साक्ष्य मिला है, तो शमशान का साक्ष्य मिला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वे लोग भी किसी व्यक्ति को मरने के बाद उसे शमशान पर इसका क्रियाक्रम किया जाता था। ठीक है, फिर यह सर जॉन मार्शल के अनुसार इसे 3 भागों में किया गया। और जब एक इतिहासकार है जिनका नाम है सर जॉन मार्शल, इनके अनुसार इसको 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक पूर्ण समाधिकरण जिसको बोलते हैं सावधान, समाधान में बांटा गया है। और किसका, आंशिक सावधान में, आंशिक समाधिकरण में, और दाह क्रम में बांटा गया है। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब एक जैसे पूर्ण सावधान क्या होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। पूर्ण सावधान सबको उत्तर से लेकर दक्षिण को दफनाया जाता था। हाँ, तो अब देखिए यहाँ क्लियर बताया गया है कि उसमें जो मृतक जो व्यक्ति मरता था उसको दफनाया जाता था। किस प्रकार, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर सुलाकर उसे दफना दिया जाता था। ठीक है, ये आता है पूर्ण सावधान में। किस में आता है, तो पूर्ण सावधान में आता है। आगे नोट में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया। अब एक कब्र क्या मिला है, एक ऐसा कब्र मिला था जिसे दक्षिण से उत्तर यानी उल्टा के दफनाया गया है और सबको दापुत में रखा गया है। इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है और वहाँ एक दापुत बनाया गया है जो किसी महान व्यक्ति का वह कब्रस्थान रहा होगा। नोट में दिया है फिर लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला है तथा सब करवट के रूप में है। एक और मिला है जो पूर्व से पश्चिम, पहले क्या था कि उत्तर से दक्षिण दफनाया जाता था, लेकिन इस कहाँ एक हड़प्पा में एक साक्ष्य मिला जो दक्षिण से उत्तर में दफनाया गया है। दूसरा साक्ष्य हमको लोथल में मिला था, जो लोथल में क्या मिला कि लोथल में एक जो शव है उसको पूरब से पश्चिम में दफनाया गया है। और किस प्रकार, करवट में, इस पर करवट सोते हैं ना, करवट में इसको दफनाया गया है। और इसके बाद तीसरा जो है लोथल से ही युग्म शव, एक युग शव अन्य स्त्री पुरुष का मिला है। दोनों का साथ, दंपति हम लोग कह सकते हैं, दंपति को एक साथ ही, पति पत्नी को एक साथ ही दफनाने का साक्ष्य मिला है। इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा का प्रचलित था, यानी हड़प्पा सभ्यता में भी सती प्रथा का प्रचलित था। तो मेरे प्यारे बच्चों, हल्का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सती प्रथा क्या है। तो यह सती प्रथा जो है ना, सती प्रथा ऐसी प्रथा थी जब किसी स्त्री की अगर पति पहले मर जाता था तो उस स्त्री को अपने पति के साथ जलना पड़ता था, जिंदा जलना पड़ता था। अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से जल जाता था तो ठीक, लेकिन अगर कोई स्त्री अपने पति के साथ अगर जलना नहीं चाहती थी तो समाज के लोग उसे पकड़कर जबरदस्ती जिंदे आग में फेंक दिया करता था। और यह हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था और हमारे समाज में भी बहुत दिन तक प्रचलित था। और यह प्रथा जो है हमारे समाज विकसित था, लेकिन इस प्रथा को किसने खत्म किया, तो ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को दूर करने का काम किया और एक ही अच्छी काम किया, यह एक समाज के हित में काम किया था। आगे दिया गया है फिर सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है और जो सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान जो मिला है वह हड़प्पा से मिला है, जिसे R37 की संज्ञा दी गया है, जिसे R37 के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे H कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है। यानी इससे यह भी सिद्ध होता है कि उस समय जब किसी व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उसे उस पहचान के लिए एक विशेष नाम दिया जाता था, जैसे R37 दिया गया है, H दिया गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरे हम लोग बात करते हैं तो आंशिक सावधान के बारे में। आंशिक सावधान क्या था, तो सबके पशु आंशिक सावधान में रखा गया है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े थे पूर्ण सावधान, तो पूर्ण सावधान में मनुष्यों को दफनाने को रखा गया है। और वहीं अगला जो टॉपिक है आंशिक सावधान, तो इसमें पशुओं को दफनाने का रखा गया है। इसमें पशु को दफनाते थे, पक्षियों को दफनाते थे, पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे अवशेष को दफनाया जाता था। जब किसी जानवर की जब मृत्यु होता था, कोई जानवर मर जाता था, उसको पक्षी खाने लगता था और जब पक्षी जो अवशेष पक्षी के खाने के बाद जो अवशेष बचता था उस अवशेष को दफनाया जाता था, जिसे आंशिक सावधान कहते हैं। और तो इसके बाद अगला है क्लेश सावधान, जिसको बोल सकते हैं दाह कर्म। तो दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूषा बर्तन में रखकर दफना देना। अब अगर कोई व्यक्ति को क्या होता था, किसी का हड्डी उड्डी अगर बच गया तो उसको एक बर्तन में कलश में ले लेता था और उसको मिट्टी से ढक देता था, जिसे बोला जाता है क्लेश सावधान।
ठीक है। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान। अब हड़प्पा सभ्यता में क्या चिकित्सा विज्ञान था? जड़ी बूटी तंत्र मंत्र उसमें था क्या? क्या उसमें कोई डॉक्टर था? तो इसी के बारे में जानना है। तो दिया है कि जड़ी बूटी, फल वृक्ष के पत्ते, विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के फूल, रस का सेवन करते थे। उसमें अगर किसी व्यक्ति का कोई बीमारी होता था तो वे लोग जड़ी बूटी का प्रयोग करते थे। किसका? जड़ी बूटी, जिसका उपयोग आज हम लोग आज भी करते हैं। आज के समय में भी जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता था। किसी फल का उपयोग करते थे, वृक्ष के पत्ते का प्रयोग करते थे, और किसका प्रयोग करते मेरे प्यारे बच्चों? तो रस का सेवन करते थे। और क्या प्रयोग किया जाता था? तो और किरणों के सिंहों से चूर्ण बनाया जाता था। समुद्र के फैन यानी झाग से भी औषधि बनाई जाती थी। शिलाजित भी पाई जाती थी, यानी उसमें हिरण के सिंगों से दवाई बनाई जाती थी। समुद्र के फैन से दवाइयाँ बनाई जाती थी और जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता था। उस समय अंग्रेजी दवाई नहीं थी, लोग जड़ी बूटी पर विश्वास करते थे और जड़ी बूटी से उनकी बीमारियां ठीक भी होती थी। उसके बाद अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन। अब हम लोग जानेंगे कि उन लोगों का जो आर्थिक जीवन था, उन लोगों के पास पैसे कमाने के क्या क्या स्रोत थे। तो पहला था कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा व्यापार, चौथा कुटीर उद्योग और माप तोल के बाट। तो आप कृषि मतलब खेती करना समझ गए होंगे। पशुपालन, पशुओं को पालना होता है। व्यापार जैसे दुकानदार वगैरह वगैरह हो गया। कुटीर उद्योग में छोटे जो सामान जैसे टोपा बनाने वाले, सूप बनाने वाले, कागज़ के जो ठोंगा बोलते हैं बनाने वाले, दोना पत्तल, ऐसा बनाने वाले लोग किस में आते हैं? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यानी वैसे उद्योग जो हाथ से क्या आता है, लोग घर के परिवार मिलकर करते हैं, जिसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और माप तोल के बाट, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एक एक चीज़ के फिर बारीकी से। तो पहला है कृषि। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप कृषि के बारे में नहीं जानते हैं? क्या आप किसान नहीं हैं? तो किसान आप नहीं तो क्या है बताइए मेरे कमेंट में। तो जो गेहूं, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसलें उगाई जाती थी, इनका उत्पादन फावड़े से तो नहीं मिला, लेकिन हल्के अवशेष कालीबंगा मिले हैं। यानी उसमें लोग गेहूं, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसल उगाया करता था। लेकिन कुदाल जिसको बोलते हैं, कुदाल का साइज नहीं मिला है मेरे प्यारे बच्चों। तो वे लोग खेती कैसे करते थे? तो वहाँ साइज तो मिला है। किसका मिला है? तो हल का साइज मिला है। हल जोत के वे लोग अपना काम करते थे, फसल उगाते थे। कुदाल का साइज नहीं मिला है। तो हो सकता है अगर प्रयोग भी करते होंगे वह नष्ट हो गया होगा, विज्ञान इतिहासकारों को नहीं मिला, ठीक है। चलिए, लेकिन हल के अवशेष कालीबंगा, और हल जो मिला वह कहाँ मिला था? कालीबंगा मिला। फसल को पासन के काटने के लिए हांसी का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अब जिस प्रकार हम लोग फसल काटने के लिए किसका प्रयोग करता है? हंसुआ का, कोई लोग कैंची भी बोलता है इसको, तो वो उसी का प्रयोग करते थे, ठीक है। वे लोग भी किसका? हाशिए का यानी हंसुए का प्रयोग करते थे। और इसके बाद अगला दिया है कि अनाज को धोने के लिए 2 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया था। यानी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अनाज को खेत से अपने घर तक लाने के लिए 2 पहिए का उपयोग किया जाता था। बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था। और अगर प्रश्न पूछे कि सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बैल होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पशुपालन के बारे में देखते हैं। पशुपालन मतलब पशुओं का पालना। वे लोग किस किस पशु को पालते थे? तो बकरी को पालते थे, भेड़ को पालते थे, सुअर को पालते थे, और किसको? भैंस को पालते थे। बैल तो पालते थे क्योंकि बैल उसका प्रमुख था। सांड, बैल के रूप में सांड का प्रमुख पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी और पाले जाते थे, हाथी भी पालते थे, ठीक है। किंतु घोड़े से परिचित नहीं थे वे लोग जो था, और घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। हाथी के बारे में जानते थे लेकिन घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। वे कुत्ते और बिल्लियों पालते थे, साथ ही तोता, मयूर, मूंगे, भालू, चीता, खरगोश, बतख, हिरण आदि के चित्र उनकी मूर्तियों के चित्रों में अंकित है, परंतु अवशेष नहीं है। कुछ जानवरों के चित्र पाए गए हैं लेकिन उसके अवशेष नहीं पाए गए हैं। फिर अगला आता है व्यापार। हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। यानी जो हड़प्पा वासी लोग था वे लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। नाप के लिए
नापने के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। चहुंदरों में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों का एक वाट का प्रयोग कारखाना मिला है। समाज में अनेक व्यापारिक वर्गों के लिए रहते थे जिनका कार्य के व्यापार का व्यवसाय होता था। इनमें टाइपिंग लगता है कुम्हार होगा, बढ़ई, सुनार आदि प्रमुख थे। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापारिक संबंध थे। अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय यहाँ भी गलत टाइपिंग है, वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु देना। तो वस्तु विनिमय का भी क्या था, प्रचलित था, जिनकी बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता था। दूर देशों में पानी जहाज का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, कुटीर उद्योग के बारे में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कुटीर उद्योग के बारे में। हमने पहले ही कुटीर उद्योग बता दिया था कि कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जिस काम को घर के लोग अपने हाथों से करते हैं। इसमें बड़े बड़े मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता। आमतौर पर आज के ज़माने में छोटे छोटे मशीन का प्रयोग करते हैं, जैसे टोपा बनाना, सूप बनाना, दोना बनाना, कागज़ के ठोंगे बनाना आदि आदि। इसके बाद पढ़ते हैं कि कुम्हारों के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियाँ, जैसे कुम्हार लोग जो चाक से खपरेल से बनाता है मिट्टी के बर्तन जिसमें लोग चाय पीते हैं उसको बनाता है। खिलौने बनाते हैं, बर्तन कहते हैं, ईंटे का निर्माण किया जाता है, एक बड़े पैमाने पर किया जाता था। इस काल में हाथी दांत, सीपियों धातु के विभिन्न आभूषण बनाए जाते थे। यानी हाथी के दांत से क्या बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे। फिर हम माप तोल का वाट, अरे वे लोग किस प्रकार किसी सामान को तोलते थे, तो तोल के लिए तराजू व वाट सम्मिलित था। वाट समझते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, इस तरह किलो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, से 5 किलो, 1 किलो, तो इसको वाट बोलते हैं। चिकने पत्थर से वाट का निर्माण, जैसे अभी वाट का जो निर्माण है वो लोहे से किया गया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इस वाट का निर्माण किससे किया गया था, तो पत्थर से किया गया था। और क्या था कि पत्थर से वाट का निर्माण किया गया था। सबसे बड़े वाट का वजन 375 ग्राम था, सबसे छोटे वजन 0.87 ग्राम का था। यानी उसमें 1 किलो का नहीं होता था, 375 ग्राम मैक्सिमम होता था, और मिनिमम जो था वह 0.87 ग्राम था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, क्या वे लोग भगवान की पूजा करते थे? अगर पूजा करते थे तो किस प्रकार करते थे, किस देवता की पूजा करते थे? तो मातृ देवी का उपासना करते थे, शिव या परम पुरुष की आराधना करते थे, वृक्ष और पशु की पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे, और यहाँ तक कि वे अपने मृत पूर्वजों का भी क्या करते थे, पूजा क्या करते थे। और नेक्स्ट आपका है कि मातृ देवी की पूजा या उपासना वे किस प्रकार करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का अभाव था, यानी मंदिर बहुत कम पाए गए थे। उत्खनन में ऐसे कोई भवन प्राप्त नहीं हुआ जिसे देवालय की संज्ञा दी जा सके। इस काल से मिट्टी तथा धातु की अनेक नग्न नारी की मूर्तियाँ मिली है। मातृ देवी के अनेक चित्र ताबीज़ों में मिट्टी के बर्तन तथा मोहरों में अंकित है। इसमें यह पता चलता है कि यहाँ पर माता देवी की उपासना की जाती है। यानी कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसे पता चलता है कि देवी देवताओं की पूजा किया जाता था। नोट में दिया कि प्रो RS त्रिपाठी की मान्यता है कि पूजा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा मातृशक्ति की थी, जिसकी आराधना प्राचीन काल से ईरान से लेकर इंडियन सागर तक के सारे देश में होते थे। मातृ देवी सृष्टि की उत्पत्ति व वनस्पति के फैलाव में देवी का योगदान स्वीकार किया जा गया है। इस समय मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रचलन था। यानी जिस प्रकार हम लोग आज बकरे को बलि का देते हैं ना, बकरे का बलि, ठीक इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी बकरे का बलि दिया जाता था। पूजा आराधना नृत्य संगीत बलि देकर की जाती थी। इस काल में मंदिरों का अवशेष नहीं मिले, यानी कुछ मंदिर बहुत कम थे, अगर होंगे भी तो इसका अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला दिया कि शिव या परम पुरुष की उपासना। तो उत्खनन में अनेस्ट मैके को एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर पुरुष के चित्र में सिर के दोनों ओर सींग हैं। इस जोगी के 3 मुख हैं, 7 व गंभीर मुद्रा में है। इसके वाई और जंगली भैंसा और गेड़ा, जबकि दाई और शेर और हाथी हैं। सामने हिरण है। इस ध्यानमग्न जोगी के सिर के ऊपर
5 शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका। परम पुरुष के रूप में पशुपति शिव की आराधना है। किसका? पशुपति शिव की आराधना है। फिर है वृक्ष और पशु पूजा। अनेक मुहरों में पीपल तो उसकी पत्तियों के चित्रों का अंकलन है, जिससे पता चल लगता है कि वह लोग वृक्ष पूजा के अंतर्गत पीपल की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पीपल की पूजा करते थे। वर्तमान में भी और आज के समय भी हमारे समाज में भी लोग किसका पूजा करते हैं? पीपल वृक्ष का पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक मोहरों पर सांड और बेल चित्रित अंकित है, जिससे पता चलता है कि वे लोग पशुओं का भी पूजा किया जाता है और आज के समय में लोग पशुओं की पूजा करते हैं। वर्तमान में शिव भगवान के साथ सांड नंदी की पूजा पूरे भारतवर्ष में की जाती है। और आज हम लोग शिव भगवान के साथ साथ सांड नंदी की भी पूजा करते हैं। चलिए अगला देखते हैं लिंग पूजा। तो उत्खनन में लिंग पूजा परस्तर पत्थर के लिंग मिले हैं। इस अनुमान लगाया जाता है कि लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा संस्कृति में था। इनमें से कुछ लिंगों के शेष गोल आकृति से नोकदार, कुछ लिंग 1-2 इंच के, कुछ तो 4 फीट के भी मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह एक क्रॉस द पिलिस हड़प्पा काल के पवित्र चिन्ह है, जो आज भी पवित्र माने जाते हैं। यानी जिस प्रकार ओम हम लिखते हैं ना, 2 इस तरह का जो ओम लिखते हैं, इसका भी साइज पाया गया है। चलिए आगे दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन। क्या उस समय भी लोग के पास राजनीतिक का कोई मुद्दा था? तो क्या था, देखते हैं इसके बारे में, इसका क्या फंडामेंटल दिया गया है। तो यहाँ पर राजनीतिक जीवन व राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत कम मिलती है। तो जब इतिहासकार इसका जब खोज किया तो बहुत कम मिला इसका साइज। इतिहासकार हंटर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी। जिस प्रकार हमारे देश भारत में वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में, जो अब का मन वही कहिए, वहाँ भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, वह राजतंत्रात्मक नहीं थी। इतिहासकार व्हीलर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहितों व धर्मगुरु के हाथों में थी। वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते थे। नगर निर्माण व भवन निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि वहां पर एक नगर पालिका रही होगी। आने एक साइज मिला है जिससे लगता है कि वहां पर क्या होगी? नगर पालिका रही होगी। फिर हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास। तो उस हड़प्पा सभ्यता में लोगों के पास कौन कौन सी कला निखर कर सामने आया? तो पहला आया था मूर्ति कला, दूसरा आया धातु कला, तीसरा वस्त्र निर्माण कला, फिर आया चित्रकला, पात्र निर्माण कला, नृत्य तथा संगीत कला, मुद्रा कला, ताम्र निर्माण कला, लेखन कला। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता के कला का विकास। अब हम लोग इसको एक एक करके व्याख्या करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इससे पहले आप लोग थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं ना तो आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन इससे मेरा मन हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको काम करने की और इच्छा जागती है। और मैं आशा दिलाता हूँ कि आप जितना जल्दी अपने परिवार को बड़ा करते हैं, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर सुविधा लेकर आने वाला हूं। चलिए फिर आगे की मूर्ति कला के बारे में जानते हैं। तो मूर्ति कला, उत्खनन में प्राप्त पत्थर की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां, इस अंगों की तरह दिखाई गई है। यानी जब लोग वहां खोजबीन किया ना तो पत्थर की मूर्ति मिला है, कांसे की मूर्ति मिला है, एक नर्तकी की मूर्ति यानी एक डांस करने की मूर्ति भी इसका साइज मिला है, मूर्ति मिला है। इन मूर्तियों में गाल की हड्डी बहुत ही सुंदर व आकर्षक है, आंखें तिरछी व पतली है, गर्दन छोटी व पतली है। यानी मुख्य रूप से कहा जाए तो बहुत ही सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। यानी हड़प्पा सभ्यता वासियों के पास मूर्ति बनाने की अच्छा कला थी। फिर आता है धातु कला। तो धातु कला तो जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि के आभूषण मिले हैं, आदि वे लोग आभूषण बनाना जानते थे। इसके बाद आता है वस्त्र निर्माण कला। क्या वे लोग वस्त्र भी बनाना जानते थे? जी हाँ, वे लोग वस्त्र भी बनाना जानते थे। क्यों? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इतिहासकारों ने वहाँ उत्खनन किया ना तो उसको मिला है, क्या मिला है? एक चरखा मिला है। तो अगर वे लोग सूत काटना नहीं जानते थे, वस्त्र का निर्माण नहीं करना जानते थे, तो चरखा क्या दिखाने के लिए रखा था? नहीं ना। तो इससे क्या साबित होता है कि वे लोग वस्त्र भी बनाना जानते थे। ठीक है, चलिए तो वे लोग किस किस प्रकार का वस्त्र बनाते थे? तो जिस प्रकार के वस्त्र की आवश्यकता होती थी, ठंडा लगा तो ऊनी वस्त्र, गर्मी लगी सूती वस्त्र। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं। अगला दिया गया है कि चित्रकला। अब इसमें देखेंगे चित्रकला की में इसकी क्या भूमिका थी। तो मोहरे पर साड़ के चित्र मिले, भैंसों के चित्र, वृक्ष के चित्र। इसका मतलब वे लोग चित्रकला में क्या थे, एकदम कुशल थे, निपुण थे। अब पात्र निर्माण कला, तो पात्र निर्माण कला मतलब मिट्टी के पात्र बनाने में, पानी भरने के लिए तरह तरह के घड़े, अनाज रखने के लिए छोटे अनेक प्रकार के भांड, मिट्टी के खिलौने। इसका मतलब वो पात्र निर्माण कला में निपुण थे। वे लोग माटी के बर्तन बनाया करते थे। क्यों? पानी रखने के लिए, सामान रखने के लिए वे लोग खिलौने को बनाया करता था। तो इसका यह सिद्ध होता है कि वे लोग पात्र निर्माण कला में निपुण थे। फिर आता है नृत्य तथा संगीत कला। क्या वे लोग डांस क्या करते थे, गाना सुना करते थे, गाना गाया करते थे? जी हाँ, बिल्कुल मेरे पर बच्चों आप सही सुन रहे हैं। वे लोग डांस भी करते थे, संगीत कला भी करते थे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अभी के समय जितनी अश्लीलता फैली हुई है ना, यह अश्लीलता उस समय नहीं फैली हुई थी। अभी अभी कुछ बच्चों को कुछ भोजपुरी गाना आज आ गया होगा इस बात को सुनते हुए, लेकिन यह अश्लीलता हमारे समाज में परोसा जा रहा है। तो उस समय भी लोग ढोल बजाया करते थे, तलवे बजाया करता था, नृत्य और संगीत, डांस, गाने अपने मुख से गाने गाकर, और वे लोग नृत्य भी किया करते थे। फिर आता है मुद्रा कला। तो मुद्रा कला क्या है? तो उत्खनन में भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं तथा हाथी दांत व मिट्टी के 600 मोहरें, कितने मोहरें? 600 मोहरें मिली है, जिन पर एक और पशुओं के चित्र और दूसरी ओर लेख मिले हैं। एक और पशुओं का चित्र बना है और दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर के हैं तो दूसरी ओर कुछ लेख यानी कुछ लिखा हुआ है। अब अगला आता है ताम्रपत्र कला, ताम निर्माण कला, ताम निर्माण कला। उत्खनन में अनेक ताम्रपत्र मिले हैं जो वर्गाकार व आयताकार के हैं। इनमें पशुओं व मनुष्य के चित्र मिले हैं। पशु में बैल, भैंसा, गेड़ा, सांड, हाथी, शेर आदि। मनुष्य में जोगी के चित्र, यानी उस पर पशु और किसका? मानव यानी मनुष्य का चित्र बना है। तो पशु में बैल आ जाता है आपका, और भैंस, गेंडा, हाथी, इस प्रकार के चित्र बने हैं, और मनुष्य में जोगी के चित्र मिला है। ठीक है। अगला है लेखन कला। उत्खनन कोई भी लिखित शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला, लेकिन फिर भी विद्वानों में मतभेद है लिपि के बारे में। यह लिपि चित्रात्मक थी। अब चलिए एक मस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हैं VVI प्रश्न पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो हम आराम से मेरे प्यारे बच्चों लिख देना है चित्रात्मक, चित्रात्मक। देखिए चित्रात्मक, और चित्रात्मक जो थी वह इसको लिखा कैसे जाता था? तो दाएं से बाएं की ओर, आपका दाएं इधर से है ना, इधर से इधर, यानी दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। ठीक है। चलिए अगला दिया है निर्वाह के तरीके। वे लोग अपने जीवन को कैसे चलाते थे? तो कृषि, शिल्पकला, व्यापार। गुजरात के बाजरे में दाने मिले हैं। किसके दाने? चावल के दाने कम मिले हैं। बनावली यानी हरियाणा में है, वे मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं। कालीबंगा नामक सभ्यता से जुते हुए खेत का साइज मिला, यानी खेत दिखा गया जो जोता हुआ था। इस खेत में हल रेखाओं के द्वारा एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए दिखाया गया है। किस पर? समकोण पर। इससे यह पता चलता है कि एक साथ दो दो फसलें उगाई जाती थी। अधिकांश हड़प्पा स्थल और शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे, जहाँ की सिंचाई की व्यवस्था आवश्यकता पड़ती होगी। हड़प्पावासी कपास का भी उपयोग करते थे। किसका? कपास का भी उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। फिर आता है विलासता की खोज। किसकी खोज? तो विलासता की खोज। विलासता की खोज फ्यानस यानी घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। सुगठित पदार्थ के रूप में बने लघु पात्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। सोना भी दुर्लभ संभवतः आज की तरह कीमती था। जिस प्रकार आज सोना कम कीमती है, ठीक इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी सोने कीमती थे। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णभूषण संचियों से प्राप्त हुए हैं। फिर आता है मोहरों का आदान प्रदान। सिंधु सभ्यता की मोहर उर, सुमेर, क्रिस, उमा, तेलु, अस्मार, भरिन आदि से मिले हैं। मेसोपोटामिया की मोहरें मोहनजोदड़ो तथा फारस की मोहरें लोथल से मिली है। वास्तु का आदान प्रदान की पुष्टि
जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। जॉन मार्शल के अनुसार यह विचार बेबीलोनिया के महाकाव्य गिलगेश से लिया गया है। लोथल से प्राप्त गोड़ीबंडा के अवशेष मोहर पर जहाज का चित्र तथा मिट्टी के जहाज का नाम नमूना था। ठीक है, यानी मुख्य रूप से कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में मोहर का प्रचलन था यानी, और अभी के समय में हमारे महान इतिहासकारों को मोहरों का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। तो आज का क्लास अब बच्चों आप सबको कैसा लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमको इस बात का दुख है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। एक बार कीजिए ना भाई साहब, आपके लाइक और कमेंट करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और काम करने की एक शक्ति आती है। तो कीजिए ना साहब, क्यों इसमें पीछे जाते हैं। फिर है मृत भांड। मृत भांड, यहाँ के मृत भांड मुख्यतः गाढ़ी लला चिकनी मिट्टी से निर्मित है जिन पर काले रंग का चित्रण है, मुख्यतः ज्यामितीय चित्रण। लोथल से एक ऐसा मृत भांड मिला है जिस पर चित्रित चित्र का समीकरण पंचतंत्र की कहानी चालक लोमड़ी से किया गया है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृत भांड पर मानव और बच्चे का चित्र मिला है। डिजाइनदार मृत भांड भी मिले हैं जिसमें अलग से अलग रंगों का भी उपयोग किया गया है। इनको सजावट के लिए प्रयोग किया जाता था। फिर है कलात्मक अवशेष। कलात्मक अवशेष, कलात्मक अवशेष। ओके, चलिए। हड़प्पा से प्राप्त काले पत्थर से निर्मित नृत्य की मूर्ति नटराज का नृत्य की मुद्रा है। नटराज जो पहले बक्सी आता था, बॉक्स, अस्टर बॉक्स, उसमें नटराज की छवि बना हुआ होता था। तो वहाँ नटराज की मुद्रा में नटराज की फोटो पाया गया है। हड़प्पा से भी प्राप्त शिवहान मानव की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिवहान मानव मूर्ति और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नृत्य की। तो इस प्रकार के कलात्मक अवशेष प्राप्त हुए हैं। और आता है हड़प्पा लिपि की विशेषताएं। अब हम लोग बात करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह कौन सा लिपि था, तो चित्रात्मक था। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो चित्रात्मक जो है वह चित्रात्मक लिपि की क्या क्या विशेषता है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि यह दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है, दाईं से बाई की ओर लिखा जाता है। दूसरा क्या है कि यह लिपि चित्रात्मक है, लिपि थी। कैसी लिपि थी, चित्रात्मक लिपि। इस लिपि में 375 से 400 चिन्ह 375 से 400 चिन्ह मिले हैं। इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया है, कोई पढ़ नहीं पाया है। यह एक रहस्यमयी लिपि है। इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी क्योंकि हड़प्पा की लिपि को आज तक विद्वान समझ नहीं पाया। यानी अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि अगर कोई विद्वान, कोई इतिहासकार पढ़ लिया होता तो इसके बारे में हम लोगों को और भी जानकारी मिलती। लेकिन दुख की बात यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि चित्रात्मक लिपि थी उसको हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इतिहासकारों ने पढ़ ही नहीं पाया, जिसके कारण इसके बारे में और भी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाया। अगर आप लोग हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, इस प्रश्न का जवाब आप हमारे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हिंदी की लिपि क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला दिया है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प कला था, शिल्प कार्य का अर्थ होता है शिल्प से जुड़े कार्य करना, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु जुड़े काम करना, मुहरे बनाना, बाट बनाना। बाट समझ गए होंगे, जिसको वो लोग किलो बोलते हैं। चांदोदड़ो ऐसी जगह थी जहाँ के लोग लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के कार्य करते थे। चांदोदड़ो में कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिससे पता लगता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। हड़प्पाई मोहरे काफ़ी मात्रा में पाई गई है। हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे। कांसा, तांबा और टीन को मिलाकर बनाई गई एक मिश्र धातु है। इसके बाद अगला आता है हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाई जाती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता से हम लोग हेडिंग है ना, ईंट, मनके और अस्थियाँ। तो अब जानना है कि मनके किस प्रकार से बनाए जाते थे। तो मनके सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था। जो मनके थी वह सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। मनके कार्नियन नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे। मनके जेस्पर नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे। मनके
तांबे से भी बनाए जाते थे, मन के सोने से भी बनाए जाते थे, मन के कांसे से भी बनाया जाता था। इसके बाद इन मनकों का प्रयोग मलाओं में किया जाता था, तब बहुत सुंदर होते थे। मन के हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख सभ्यता है। फिर आता है कनिघर्म। कनिघर्म भारतीय पुरातत्व साक्ष्य विज्ञान का पहला डायरेक्टर जनरल था। एक कनिघर्म एक व्यक्ति का नाम है जो पुरातत्व संस्कृति विभाग का पहला डायरेक्टर था। अलेक्जेंडर कनिघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर बताना है अलेक्जेंडर कनिघर्म को। अलेक्जेंडर कनिघर्म को। कनिघर्म ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन प्रारंभ किया। वह लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। फिर है कनिघर्म का भ्रम। अब कनिघर्म के किस चीज़ का भ्रम था, तो कनिघर्म ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अवशेष का संग्रहण कर पर लेखन का अनुवाद भी किया। उन्होंने जिस चीज़ साक्ष्य को जमा किया उसके बारे में उन्होंने लिख भी दिया है। हड़प्पा वस्तु 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और कनिघर्म तक पहुंचती थी। एक अंग्रेज ने कनिघर्म को हड़प्पा में पाई गई एक मुहर दी। एक अंग्रेज ने कनिघर्म को एक मुहर दिया जो हड़प्पा में पाया था। अलेक्जेंडर कनिघर्म को एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पाई मुहर दिखाई तो कनिघर्म नहीं समझ पाए कि वह मुहर कितनी पुरानी थी। कनिघर्म ने उस मुहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। वे उसके महत्व को समझ नहीं पाए कि वह मुहर कितनी प्राचीन थी। यानी मेरे प्यारे बच्चों, कनिघर्म का यह भ्रम था। उसे एक अंग्रेज ने एक मुहर दिया और क्या उस मुहर को दिया, तो अलेक्जेंडर को एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पाई मुहर दिखाई तो कनिघर्म को यह समझ नहीं पाया कि वह मुहरें कितनी पुरानी थी। उसको समझ नहीं आया कि वह मुहर कितनी पुरानी है। कनिघर्म ने उसे मुहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। उन्हें बताया उसके जिस काल के बारे में कनिघर्म को जानकारी थी वह उसी काल के मुहर होने के बारे में बताया था। कनिघर्म ने यह सोचा कि यह मुहर भारतीय इतिहासकार का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है, जबकि यह मुहर गंगा घाटी के शहरों से भी पहले की थी। फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। अब हम लोग यह बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। आखिरकार हड़प्पा सभ्यता यंत्र क्यों हुआ, हड़प्पा सभ्यता खत्म क्यों हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, तो चलिए फटाफट जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो मुख्य कारण है, पहला कारण दिया है कि जलवायु परिवर्तन, यानी वहाँ का जल और वायु क्या होने लगा, जलवायु में बदलाव होने लगा, यानी परिवर्तन होने लगा। प्राकृतिक आपदा मतलब भूकंप, अकाल, महामारी। बाहरी आक्रमण यानी आर्य जाति के आक्रमण, वनों इसके वजह से कि बाहरी आक्रमण, कोई दूसरा देश हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण करने लगा था और लोग वनों की कटाई अत्यधिक मात्रा में कर रहे थे। नदियाँ सूखी जा रही थी, नदियों का मार्ग बदल गया था। बाढ़ों का नाम, बाढ़ अत्यधिक आ रहे थे, जैसे दामोदर, कोसी, महानदी बाढ़ की प्रसिद्ध नदी थी। ठीक है। नॉट पिंगल्ट एवं वैलर आर्य जाति के आक्रमण। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की संख्या 4 है। अर्जुन द्वारा हरिहुसा को नष्ट करने का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में हड़प्पा को हरिहुसा कहा जाता है। वैदिक साहित्य में हड़प्पा को क्या कहा जाता है, हरिउसिया कहा जाता है। सर जर्मासर अनेस्टिमेर के एशिया राविन के अनुसार नदियों में आने वाले बाढ़ का अनुमान, अलमानंद घोष डीपी अग्रवाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों बस यहीं तक था। तो आप लोग अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे, तो इस बात को अब ध्यान से सुनिए। इसका आंसर लिखना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्न कारण थे। पहला लिखना है प्राकृतिक आपदा। दूसरा पॉइंट लिख देना है, दूसरा बाहरी आक्रमण। तीसरा पॉइंट लिखना है जलवायु परिवर्तन। चौथा लिखना है वनों की कटाई। पांचवा लिखना है नदियों का रुख बदलना। छठा लिखना है आर्थिक तंगी आना। इसके बाद लिखना अगला सैनिक व्यवस्था कमजोर होना। और एक एक करके इन सभी को क्या कर देना है, व्याख्या कर देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। और चलिए आज का क्लास यहीं खत्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, और फिर हम आपको अगले वीडियो पर मिलेंगे इस चैप्टर के
प्रश्न उत्तर पर, जो MCQ और द्विग उत्तरीय दोनों होने वाला है। तब तक आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इस दोनों वीडियो को पूरे देखिए, प्यार दीजिए और इसको कम से कम 1 के ज़रूर पहुंचाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, लव यू।